डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। कुछ रेंग रहा था मेरी टांग पर, लेकिन मुझे नींद बहुत ज्यादा आई हुई थी। मैं सोना चाहता था। तभी नर्म नर्म सा यह गद्दा सख्त कैसे हो गया, मैं ये सोचने लगा। जब मेरी आंख खुली, मैं बेड पर नहीं था, मैं घास के ऊपर था और ये तीखी नोक वाली घास मेरी चेहरे पर चुभ रही थी। और जो रेंग रहा था मेरी टांग पर, वो एक छोटा सांप था। मैं घबराया, मैंने अपनी टांग को झटका। यह सांप मेरी टांग पर कैसे चढ़ गया? मेरे कमरे में सांप कैसे आ गया? मेरे कमरे में घास कहां से आई? मैं तो बेड पर था ना। जब मैंने दाएं बाएं देखा, मुझे मेरा घर नजर नहीं आया। मुझे पेड़ नजर आ रहे थे, घास नजर आ रही थी और दूर दूर तक फैला हुआ जंगल नजर आ रहा था। आंखों को मला मैंने, ध्यान से मैं देखने लगा। जब आप सो जाते हैं तो दिमाग भी शुरू में काम नहीं करता। उठने के बाद आपको कुछ समय लगता है सोचने के लिए, और अब मैं सोचने लगा, यहां पर मैं कैसे आ गया? मैं तो बेड पर सोया था, अपने कमरे में सोया था, और मुझे पूरा याद है रात को क्या हुआ। लेकिन मैं यहां पर कैसे आ गया? कहीं किसी ने मुझे किडनैप तो नहीं किया? मुझे बांधा नहीं गया था, बल्कि ऐसा लगा जैसे यहां पर लिटाया गया था। मैंने अपने शरीर पर हाथ लगाया, कहीं पर चोट तो नहीं लगी, लेकिन मुझे दर्द बिल्कुल नहीं हो रहा था। मैं पूरी तरह से ठीक था, और मैंने कपड़े भी वही पहने हुए थे जो कपड़े पहनकर मैं रात को सोया था। लेकिन अब मुझे पता लगाना था कि मैं यहां पर क्या कर रहा हूं। क्या मेरे दोस्तों ने मेरे साथ ऐसा भद्दा मजाक किया है, या बात कुछ और है? मुझे आवाज लगानी चाहिए। यह हो सकता है कोई पब्लिक पार्क हो जिसके पीछे वाला ये हिस्सा हो। मेरे शहर में एक पब्लिक पार्क है जहां पर छोटा सा जंगली इलाका भी है। मैं कई बार वहां पर आता जाता रहता हूं। मुझे लगता है ये वाले पेड़ वही हैं, और मुझे मेरे दोस्तों ने उठाकर यहां पर फेंका हुआ है। मैं जोर जोर से आवाज लगाने लगा, ओ कमीनो, अब तो मुझे घर ले जाओ। मैं गालियां निकालने लगा था, लेकिन किसी ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। मैं सोचने लगा, रात को तो मैंने शराब भी नहीं पी थी, और मैं जब 7 बजे काम से आया था, मैंने अपने किसी दोस्त को भी नहीं बताया था कि मैं सीधा घर जा रहा हूं। वैसे भी ये शनिवार का दिन था ना, सबको पता होता है शनिवार को हम अकेले कहीं ना कहीं घूमने के लिए निकल जाते हैं। दोस्तों के संग तो रविवार का दिन निकलता है ना। तो मैं घर में हूं, किसी को पता भी नहीं होगा। मेरा थोड़ा सा सर दर्द कर रहा था, जो अब भी थोड़ा थोड़ा कर रहा है। लेकिन मैं यहां कैसे आया? जल्दी से यहां से बाहर निकलता हूं, इससे पहले कि मेरी टांग पर कोई सांप काट ले। मैं चलने लगा। मुझे लगा था थोड़ा सा चलूंगा तब मैं पब्लिक पार्क में पहुंच जाऊंगा, लेकिन चलते चलते 15 मिनट हो चुके थे। मुझे तो वहां पर कोई पब्लिक पार्क नजर नहीं आ रही थी, लेकिन पंछियों की आवाज, कौओं की आवाज, और मुझे चमगादड़ भी नजर आए। ये कोई साधारण जंगल नहीं था, ये घना जंगल था, छोटा मोटा नहीं। फिर एक पेड़ के पास में बैठ गया और सोचने लगा, मैं जंगल में कैसे आ गया? ऐसा मजाक तो मेरे दोस्त नहीं कर सकते। अगर मेरे दोस्त आसपास मुझसे मजाक कर रहे होते तो अब तक मुझे बेइज्जत कर चुके होते, और मुझे पूरा भरोसा है ऐसा मेरे दोस्त कर ही नहीं सकते। तो मैं यहां पर कैसे आया? मुझे जल्दी से यहां से निकलना होगा। मैंने भागना शुरू कर दिया था। मैं भागता जा रहा, लेकिन मैं जंगल में था। मुझे समझदारी दिखानी चाहिए थी। मेरा सामना एक ऐसे जीव से हुआ जो मुझे समझ में ही नहीं आया वो क्या था। या तो
वो एक नेवला था जो काली मिट्टी से लिपटा हुआ था। वो मेरे पीछे भागा और मेरे भागने की रफ्तार तेज थी तो मैं बच गया। एक ऐसी जगह जहां पर वो नेवला मौजूद नहीं था, वहां बैठकर मैंने सांस ली और फिर मुझे लगा जल्दी यहां से निकलता हूं, वरना इससे पहले कि कोई मुझे नुकसान पहुंचाए तो मैं करूं क्या, किस तरफ जाऊं, दाएं जाऊं या बाएं जाऊं, मैं मौजूद कहां पर हूं, क्या किसी ने मुझे कुछ ऐसा सूंघा दिया जिससे मैं बेहोश हो गया था और मुझे उठाकर यहां पर लाया गया है? ऐसा ही हो सकता है, और कुछ तो समझ में आ नहीं रहा था। मुझे प्यास बहुत ज्यादा लग चुकी थी। आधे घंटे से या तो मैं चल रहा था या भाग रहा था, और मैं ऐसा कभी नहीं करता। ज्यादातर तो सुबह सुबह मैं निकलता हूं। मुझे कसरत करना भी बिल्कुल पसंद नहीं है। ऑफिस में जाता हूं। मैं एक आईटी कंपनी में प्रोग्रामर हूं। वहां पर पूरा दिन कंप्यूटर के सामने बैठे रहना और शाम के वक्त घर आना, शराब पीना या खाना खाना, मैं यही काम करता हूं। ज्यादा चल नहीं सकता, ज्यादा भाग नहीं सकता। अब इतना भागा था, इतना चला था, प्यास लगी हुई थी। मैं पानी ढूंढने लगा। जैसा भी हो, गंदा हो या साफ हो, मैं पानी पीने के लिए पूरी तरह से तैयार था। और मुझे एक तालाब मिल गया, और उस तालाब का पानी कांच की तरह साफ था। मुझे लगा मुझे इस पानी को पीने में कोई परेशानी नहीं होगी। जरा भी गंदा पानी होता तो मैं नहीं पीता, लेकिन ये कांच की तरह साफ पानी था। बारिश के कारण यहाँ ये पानी इकट्ठा हुआ होगा। मैंने उस पानी को पिया, तब जाकर मेरी प्यास खत्म हुई। और फिर मैंने दाईं तरफ पड़े हुए उन बालों के गुच्छों की तरफ देखा, और मैं सोचने लगा ये तो किसी लड़की का विग लगता है। बाल लंबे हैं, यहाँ पर किसी लड़की ने विग क्यों फेंका होगा? अगर फेंका है तो ये अच्छी बात है ना, यानी कि यहाँ पर लोग आते जाते हैं। मुझे देखना चाहिए यहाँ कोई पगडंडी भी नहीं बनी हुई है। अगर कोई यहाँ पर नहाने के लिए आता होगा तो आसपास चलने के कारण पगडंडी बन गई होगी, लेकिन ऐसी पगडंडी मुझे नजर नहीं आई। तो मैंने सोचा इन बालों के गुच्छों को उठाकर देखता हूं, ये एक विग है, तो इस विग से शायद मुझे कुछ पता लगे। ये मेरी गलती थी। मैंने जैसे ही उस विग को उठाया, असल में वो विग था ही नहीं। वो एक ऐसी चीज थी जो मेरी समझ से बाहर थी। वो लंबे लंबे बाल थे जो मेरे हाथ पर लिपटने लगे एक जीव की तरह, और मैं देखता रह गया। मैं अपने हाथ को झटकने लगा था, लेकिन उन बालों ने मेरे हाथ को ऐसे पकड़ लिया था जैसे एक हजारों टांगों वाली मकड़ी हो। बिल्कुल बालों के समान वो टांगे मेरे हाथ पर लिपटे जा रही थी, और मैं चीखने लगा, चिल्लाने लगा। जोर जोर से उन बालों के गुच्छों को मैंने एक पेड़ पर मारना शुरू कर दिया था। मैं पेड़ पर हाथ को मारता जा रहा। हाथ पर चोट लगने लगी थी, दर्द होने लगा था, लेकिन वो बालों का गुच्छा अब भी हाथ से छूट नहीं रहा था। खींच कर मैंने कई बालों को तोड़कर रख दिया। उसके बावजूद अपने हाथ को मैं छुड़ा नहीं पा रहा, लेकिन फिर मैंने जमीन पर बालों के उस गुच्छे को रगड़ना शुरू कर दिया। इस तरह वो बाल फटने लगे थे, टूटने लगे थे, और उस बालों के गुच्छे ने मुझे छोड़ा। फिर मैंने उसे भागते हुए देखा। हजारों टांगों वाली मकड़ी मैंने जिंदगी में नहीं देखी। ये ऐसी ही एक मकड़ी थी जो मेरे पीछे भागी तो मैं आगे आगे भागने लगा। उसकी रफ्तार कम थी, मेरी बहुत तेज थी, तो मैं भागा, बहुत तेज भागा। और फिर मुझे आगे एक गुफा नजर आई। क्योंकि मैं थका हुआ था, मैं हाँफ रहा था, मैं भागना नहीं चाहता था, मैं छिपना चाहता था, तो मैं उस गुफा में छिप गया। ऊपर से पत्तियों के ऊपर चल रही वो हजारों टांगों वाली मकड़ी आवाज कर रही थी, तो छिपने के लिए गुफा के अंदरूनी हिस्से में मैं गया। वो पूरी तरह से अंधेरी गुफा नहीं थी, ऊपर काफी छेद थे जिससे अंदर रोशनी नजर आ रही थी, लेकिन मुझे उस गुफा के इतनी अंदर नहीं जाना चाहिए था। उस गुफा में वैसे हजारों बालों के गुच्छे थे, और कुछ बाल तो इतने लंबे जैसे मकड़ी के जाले हों। मैं उसमें फंस चुका था, और उन्होंने मुझे
चारों तरफ से पकड़ना शुरू कर दिया, मेरी बाजुओं से, मेरी टांगों से। लेकिन मेरी हथेलियों को इस बार नहीं पकड़ा था, ना मेरे मुंह पर वो हमला कर रहे थे। वो बाल मेरे आसपास ऐसे लिपट रहे जैसे मुझे यहां से बाहर जाने नहीं देना चाहते थे। और मैं जान चुका था अब बहुत बड़ी मुसीबत में मैं फंस चुका हूं। मैं तो ये जवाब जानना चाहता था कि मैं यहां पर आया कैसे, लेकिन अब मैं जिस जगह फंस चुका हूं मुझे नहीं लगता मैं बच पाऊंगा। लेकिन ये चीज है क्या? कोई जीव है या कोई काली ताकत? मुझे मेरा जवाब भी चाहिए था, लेकिन वो मुझसे लिपटे जा रहे थे तो बाल ही। मैं जोर जोर से अपनी हथेलियों को हिलाने लगा, बालों को पकड़ पकड़ कर मैं तोड़ने लगा। कुछ फायदा जरूर हो रहा था, लेकिन पूरी तरह से मैं बच नहीं पा रहा। अपनी बाजुओं को छुड़ाया मैंने। जब तक मैं टांगों के उन बालों को उखाड़ कर अलग कर पाता, मेरी बाजुओं को फिर से उन्होंने पकड़ लिया। मैं जमीन पर जरूर था, लेकिन उन बालों से निकल पाना मेरे लिए असंभव काम था। मेरा दिमाग तब काम किया। ये बाल थे, सूखे हुए बाल। मैं इन्हें रगड़ कर दूर नहीं कर सकता था जैसे छोटे बालों के गुच्छे को किया था, लेकिन वहां बासाल्ट पत्थर पड़ा था, बड़े बड़े बासाल्ट पत्थर के गोले मैंने उठाए और जोर जोर से मैं उनसे चिंगारियां निकालने लगा। वैसे इन चिंगारियों से आप बुरादे में आग लगा सकते हैं, तो बालों में क्यों नहीं? जोर जोर से मैं पत्थर को मारता जा रहा था। जो छोटी मोटी चिंगारियां निकलती, कुछ बाल उससे जलते, उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। लेकिन एक बड़ी चिंगारी ने बालों के एक गुच्छे में हल्की सी आग लगाई, जो इतनी तेजी से बढ़ी, इतनी तेजी से बढ़ी जैसे पेट्रोल को आग लगती है। बालों के गुच्छे को आग लगना शुरू हो चुकी थी और यही मौका था भागने के लिए। मैं उन बालों को जलता हुआ देखना नहीं चाहता था। मैं तो खुद को बचाना चाहता था, तो मैं बाहर की तरफ भागने लगा। तेजी से भागा था मैं। आग के कारण बालों के कई गुच्छे जले और वो अलग अलग होकर छोटे छोटे छेदों में धंस चुके थे, शायद आग बुझाने के लिए। मैं उस गुफा से जब बाहर निकला, 2-3 बालों के गुच्छे मुझसे लिपटे हुए थे, लेकिन मैंने उन्हें पकड़ पकड़ कर बालों को फाड़ डाला और मैं भागा आगे की तरफ। मुझे खुद को इनसे दूर करना था। ये जो भी चीज़ है, मकड़ियाँ हैं या शैतानी ताकत है, मुझे इनसे दूर होना होगा। ये सोचकर मैं आगे भागता गया। मैं भागता गया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी आगे मैं किस चीज़ को देखूंगा। मैं ये कैसे जंगल में हूँ और ये क्या चीज़ है मेरी सोच से परे। वो एक भेड़िए जैसा जीव था, लेकिन उसके शरीर पर सड़ा गला हुआ मांस लगा हुआ, जैसे मुर्दों के मांस को इकट्ठा करके जोड़ के एक जानवर जैसा आकार बनाया हो। उसका तो मुंह तक नहीं था। क्या चीज थी? मांस का टुकड़ा मेरे पीछे पड़ चुका था और मैं भाग रहा। मुझे पता था भले ही मुझे इसका मुंह नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है, ये मुझे मार डालेगा। उसकी तो आंखें तक नहीं थी। मांस का टुकड़ा 4 टांगों वाला मेरे पीछे पीछे। मैं एक पेड़ पर चढ़ा। वो उस पेड़ पर चढ़ने लगा तो मुझे छलांग लगाकर उतरना पड़ा और मैं ये भी समझ पाया ये पेड़ पर चढ़ सकता है। मैं इससे बचूं तो बचूं कैसे? मैं क्या करूं? मैं भागता गया और एक जगह मुझे सांस इतनी ज़्यादा चढ़ गई, मुझे लगा मुझे इससे लड़ना होगा। मैं भाग नहीं सकता। एक जानवर से आप कितनी तेज भाग सकते हैं? वो आपको पकड़ ही लेगा। इससे पहले मैं किसी और की चंगुल में फंस जाऊं, मुझे इससे लड़ना ही होगा। वहां पड़ी तीखी नोक वाली एक लकड़ी को उठाया मैंने, उस मांस के टुकड़े में धंसाने लगा। जोर जोर से मैं उसके अंदर वो लकड़ी को धंसा रहा, निकाल रहा, धंसा रहा, निकाल रहा, लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे दर्द हो रहा था या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन वो छलांग लगाकर मेरे ऊपर हमला करने के लिए आता और मैं ऐसा करते करते भी थकने लगा था। अंत में मुझे लगा मैं मरने वाला हूं। तब कोई मेरे पीछे से आया था।
उसने भी जैसे लकड़ी की तीखी नोक आगे से बनाई हुई और उस पर कुछ लगाया। भाले की तरह बना हुआ वो हथियार उसने उस जानवर के पेट में गड़ा दिया, फिर उसे ऊपर की तरफ उठाया और उस लकड़ी को जमीन में गाड़ दिया। वो जो मांस का टुकड़ा था ना, उसकी जो टांगें थीं वो तेजी से चला जरूर पा रहा था, लेकिन भाले से खुद को निकाल नहीं सकता था। फिर उस रक्षक ने मेरी मदद की उठने में और कहा, जल्दी चलो, रात होने वाली है और रात होने से पहले पहले हमें सुरक्षित जगह पर जाना होगा, वरना तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। जैसे ही मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा था, मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा, तुम तो बिल्कुल मेरे जैसे दिखते हो। उसने भी मेरी तरफ देखा और फिर कहने लगा, हाँ, कमाल की बात है, तुम मेरी तरह दिखते हो। मैंने कहा, हाँ, हम दोनों तो हम शक्ल हैं। उसने कहा, बात करने की ज़रूरत नहीं है, समय नहीं है हमारे पास, जल्दी चलो, इससे पहले ऐसा कुछ तुम्हारे पीछे पड़ जाए। चलो चलो। मैं उसके पीछे भागा जा रहा था, वो आगे आगे, मैं पीछे पीछे, और वो एक झोंपड़े में मुझे लेकर गया। झोंपड़े का दरवाज़ा लगाने के बाद मुझे कहने लगा, अब तुम सुरक्षित हो, यहाँ बैठ सकते हो। मैंने चारों तरफ जाल बिछाया हुआ है, मैं रस्सी खींच कर आता हूँ। उसने अंदर रस्सी रखी हुई थी और बाहर जाल ऐसे बिछाया था कि रस्सी खींचते ही चारों तरफ कंटीली तार ऊपर की तरफ हो जाती और घर के आसपास कोई नहीं आ पाता। मैं हाँफ रहा, थका हुआ, लेकिन अब सुरक्षित महसूस कर रहा था। हम दोनों आपस में बात करने लगे थे और दोनों ही एक दूसरे के चेहरे को देखे जा रहे थे। तो ये सवाल सबसे पहले मैंने ही किया, हम एक जैसे दिखते हैं तो तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम नीरज। मैंने कहा, बड़ी कमाल की बात है, मेरा नाम भी नीरज है। तुम कहाँ के रहने वाले हो? उसने कहा, उत्तर प्रदेश। मैंने कहा, मैं भी उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला हूं। फिर मैंने उसे कहा, तुम उत्तर प्रदेश में किस शहर के रहने वाले हो? उसने अपना पूरा एड्रेस बताया और मैं उस एड्रेस को सुनने के बाद उसे देखता रह गया। मैंने कहा, यह कैसा भद्दा मजाक है, वहां पर तो मैं रहता हूं। उसने कहा, तुम कैसे रह सकते हो, वहां पर तो मैं रहा करता था। 1 साल हो चुका है जब से मैं इस जंगल में आया हूं, यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। 1 साल से मुझे यहां कोई नहीं मिला। तुम मिले थे, मुझे लगा शायद तुम्हें बाहर निकलने का कोई रास्ता पता होगा। तो तुम तो कह रहे हो तुम्हारा नाम भी नीरज है। मैंने फिर उससे बात की कि मैं ऐसे रात को सोया था, फिर मैं यहां पर आ गया, और उसने कहा उसके साथ भी ऐसा हुआ था, लेकिन 1 साल पहले। हम हैरान थे। जब मैंने उसे वो तारीख बताई जब मैं रात को सोया था, उसने कहा वही तारीख को मैं भी सोया था और ये दिन बीते 1 साल हो चुका है। मैंने कहा, 1 साल नहीं हुआ है, कल ही तो मैं सोया था। उसकी बातें सुनने के बाद मैं भी डरने लगा था, वो भी डरने लगा था, और फिर मैंने हालात को संभालते हुए उसे कहा, शांत हो जाओ, देखो समझने की कोशिश करते हैं यहां पर चल क्या रहा है। तो मुझे ये बताओ, हाईवे किस तरफ है, मुझे सड़क तक जाना है। उसने कहा, यहां पर कोई हाईवे नहीं है, मैं यहां से बाहर निकलने का रास्ता कई बार ढूंढ चुका हूं, लेकिन वो रास्ता नहीं मिलता। इस घर से जितना दूर जाओगे उतनी खतरनाक चीज़ों का सामना करना होगा, ऐसे जीवों का सामना करना होगा जो रात को उठते हैं, और दिन के वक्त अगर तुम भटक कर उनके जाल में फंस गए, जिंदा नहीं बचोगे। मैं बड़ी मुश्किल से बचा हूं। फिर मैं हैरान था और मैंने कहा, यह जगह कौन सी है, तुमने कुछ तो पता लगाया होगा। उसने कहा, नहीं, मैं ढूंढता रहा, 1 साल हो चुका है, ये जगह मुझे सबसे ज़्यादा सुरक्षित लगी तो मैं यहाँ पर रुक गया, और मैं तुम्हें भी यही कहता हूँ, जितनी कोशिश करोगे यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। ये जगह नहीं है, ये एक कैद खाना है, और ये जंगल का कोई अंत नहीं है। मैं मायूस हो गया था, लेकिन उसकी तरह मैं यहां पर रुकने वाला नहीं था। मैंने उसे कहा,
मुझे यहाँ से निकलना है। तुम यहाँ रहना चाहते हो तो रह सकते हो, मैं यहाँ रुकने वाला नहीं। फिर वो कहने लगा, मैं भी ये कोशिश करना चाहता हूँ, लेकिन जब मैं अकेला था मुझे डर लगता था, मैं ज़्यादा दूर तक जा नहीं सका। लेकिन अगर सच में तुम घर जाना चाहते हो तो मैं भी घर जाना चाहता हूँ। कल सुबह हम इकट्ठे कोशिश करेंगे, लेकिन ये रात हमें यहीं पर बितानी होगी, क्योंकि रात को ऐसे जीव बाहर निकलते हैं जो हमें मौत के घाट उतार देंगे। मैंने उसकी बात मानी और वो रात मैंने उसके वो झोंपड़े में बिताई और सुबह के वक्त तक वो पूरी तरह से तैयार था और उसने मुझे अपने ऐसे हथियार दिए जो मैंने कभी नहीं देखे थे। और मैंने उससे पूछा, ये कैसे हथियार हैं? उसने कहा, जंगल में लकड़ी से सिर्फ धनुष ही बनाया जा सकता है और ये अलग अलग तरह के बो हैं। इनसे तुम तीर छोड़ सकते हो। एक एक को बाजू पर पहन लो। जब ज़्यादा ज़रूरत हो तो अपनी कलाई को ज़ोर से दबाना। ये तीर बड़ी तेज़ी से आगे की तरफ निकलेगा और ये सिर्फ बचाव के समय करना है। बाकी हाथ में जो धनुष है, आगे जो भी चीज़ आए उस पर वार करना शुरू कर देना। जंगल में ऐसे जीव हैं जो तुम्हारी सोच समझ से परे हैं और यहाँ खौफनाक ताकतें भी रहती हैं। मैं सच में ये जो उत्तरी तरफ है ना, इस तरफ कभी नहीं गया। यहाँ एक पहाड़ी इलाका है और मुझे लगता है उस पहाड़ी इलाके के पार हमें कुछ न कुछ ज़रूर मिलेगा। तो चलो चलना शुरू करते हैं। खाने पीने का सामान ले लिया है। वहाँ पर जब भी अंधेरा होने वाला हो हमें एक सुरक्षित जगह को ढूंढना होगा, वहाँ पर रुकना होगा। मैं कभी रात के वक्त कहीं दूर नहीं छिपा हूँ। शुरू में मेरे साथ बहुत कुछ हुआ था, जिसके बाद मैंने ये सबक ले लिया। फिर मैं उसके साथ साथ चलने लगा। शाम होने तक हम वो पहाड़ी इलाकों तक पहुँच चुके थे और उस पहाड़ी इलाके में हमें क्या देखने को मिलेगा हमें नहीं पता था। लेकिन जब रात बिताने के लिए हमने एक पेड़ का चुनाव किया, उस पेड़ के ऊपर हम चढ़ चुके थे। टहनियों पर बिना आवाज़ किए हम रात बिताना चाहते थे, लेकिन हमें अंदाज़ा तक नहीं था कि जो मुसीबत है वो हवा में उड़ती हुई हमारी तरफ आ रही है। वहाँ पहले काले रंग के उड़ते हुए हमें चमगादड़ नजर आए, लेकिन वो काफ़ी दूर थे। उनके उड़ने का तरीका बिल्कुल अलग था, लेकिन वो एक झुंड था। 8 से 10 चमगादड़ नजर आ रहे। धीरे धीरे जब वो चमगादड़ हमारे करीब आए तब महसूस हुआ वो चमगादड़ नहीं थे, वो काले रंग के कपड़े थे जो बड़े अजीब तरीके से उड़ रहे थे, जैसे कोई बवंडर उन्हें गोल गोल घुमा रहा हो। जब वो कपड़े हमारे बिल्कुल करीब आ चुके थे तब उन कपड़ों के अंदर से सर भी निकले, टांगें भी निकली और बाजू भी निकली थी। वो भयानक दिखने वाली चुड़ैलें थी जिनका मुंह इतना बड़ा और उनमें 100 से ज़्यादा दांत थे। वो हमें पकड़कर नीचे गिराना चाहती थी और तब मैंने वो धनुष और बाण का इस्तेमाल किया। वो कपड़ों में छेद ज़रूर हो रहे थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा तेज़ थे। कई बार तो मैंने तीर का इस्तेमाल किया, लेकिन मैं सही निशाना लगा नहीं पाया और मेरा साथी भी कुछ ऐसा ही था। हम दोनों बिल्कुल एक जैसे ही थे, हमारी आदतें भी एक जैसी, डील डॉल भी एक जैसा और नाम और पहचान भी तो एक जैसी ही है। हम दोनों पेड़ से नीचे उतर आए। वो गोल गोल घूमता हुआ चुड़ैलों का झुंड हम पर झपट्टा मार रहा था और हम उन पर वार करते करते पीछे हटने लगे थे। तब उसने यही कहा, ये चुड़ैलें हैं, मेरा सामना एक बार हुआ था और किसी एक से निपटना कोई आसान काम नहीं। इन्हें मारा नहीं जा सकता, हमें छिपना होगा और सुबह होने का इंतज़ार करना होगा। कोई गुफा ढूंढो, कोई छेद ढूंढो जहां पर हम घुस सकते हैं और ये उड़ती हुई वहां तक नहीं आ सकती। मैं छिपने के लिए जगह ढूंढने लगा, लेकिन इतने में 3 चुड़ैलों ने मिलकर मेरे साथी को हवा में उठा लिया था और उसके हाथ में जो भी हथियार थे वो उससे छीन लिए थे। वो निहत्था था और मुझसे मदद मांग रहा था। मैं उसे छोड़कर भागना नहीं चाहता था, तो नीचे से मैंने पत्थरों के वार करने शुरू कर दिए, लेकिन उन चुड़ैलों की संख्या ज़्यादा थी। उन्होंने मुझे भी पकड़ा और हवा में लहराने लगी और उसके बाद वो उड़ती हुई वो पहाड़ों के बीच से
हमें आगे ले जाने लगी थी। हम इसी तरफ जाना चाहते थे, लेकिन इस तरह उड़ते हुए और किसी का शिकार बने हुए नहीं। वो उन पहाड़ों के ऊपर से 4 घंटे उड़ती हुई हमें एक ऐसी जगह पर लेकर आई जहां पेड़ों की कटाई ऊपर से की जा चुकी थी और नजदीक से पता लगा उन पेड़ों को असल में काटा नहीं गया था, बल्कि फाड़ा गया था। धज्जियां उड़ चुकी थीं उन पेड़ों की। ये शायद गुस्से में पेड़ों की धज्जियां उड़ाती होंगी और वहां जितने भी पेड़ थे उन पर रस्सियां बंधी हुई थीं, उन पर कंकाल लटके हुए थे। ये इंसानों को यहाँ लेकर आती हैं, पेड़ों के साथ बांधती हैं और फिर ये कंकाल हमें साफ बयां कर रहे थे कि उनके साथ क्या होता होगा। कुछ हड्डियां उन कंकालों की अलग की गई थी, यानी ये उन्हें जिंदा खाती हैं और हमें भी पेड़ों के साथ बांध दिया गया था। जिसके बाद हम चीख रहे, चिल्ला रहे और वो हंस रही, लेकिन हमारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। वो हमसे बात ही नहीं कर रही थी, जैसे उनकी भाषा ही अलग हो। हम वहीं पर बंधे थे और वो जल्द से जल्द हमें मौत के घाट उतार देना चाहती थी। जब वो हमारे करीब आई थी, एक चुड़ैल जिसने अपने जो नाखून थे वो लंबे करने शुरू कर दिए, आकार लंबा होने लगा और वो अपने अंगूठे के और एक उंगली के नाखून से मेरी एक आंख को मेरे सर से अलग कर देना चाहते थे। नाखून इतने करीब थे कि मैं दर्द का एहसास करने लगा। मैं जानता था मुझे नोच नोच कर मारा जाएगा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, मैंने जलते हुए तीर देखे। कोई दूर से तीरों की वर्षा करने लगा था। बड़ी तेज तीर आए और इस जंगल में और किसी हथियार की उम्मीद तक न थी। शायद और इंसान भी यहां पर है। 5 से 6 लोग थे जो बड़ी तेजी से तीर मारते हुए उन चुड़ैलों को जलाने लगे थे। और कमाल की बात, उन चुड़ैलों में छेद हो रहा था, उन्हें दर्द नहीं होता, लेकिन जब उन्हें आग लग रही, वो तड़प रही थी, जमीन पर गिर रही और तड़प तड़प कर मर रही। 5 चुड़ैलों को उन्होंने मार दिया था और बाकी की चुड़ैलें वहां से उड़कर जा चुकी थी। उन लोगों ने जल्दी जल्दी हमें खोला और अपने साथ भागने के लिए कहा। वो कहने लगे थे, जल्दी भागना शुरू कर दो, अगर वो वापिस आई तो 50 का झुंड आएगा और तब बचना मुश्किल हो जाएगा। उनकी कमजोरी आग है। जब भी तुम्हारे करीब कोई आए या मशाल लो, मशाल को आगे कर दो, लेकिन उनकी संख्या ज्यादा हो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे लिए रक्षक आए थे, लेकिन ये लोग कौन थे मैं जानना चाहता था। हम वहां से बहुत दूर निकले और जब सुबह हुई मैं उन्हें देख पा रहा था और हैरान हो रहा। मेरे साथ जो नीरज था वो भी मुझे देख रहा और उन्हें देख रहा। वो जो लोग थे ना, वो भी हमारी तरह ही दिखते थे, लेकिन कुछ की उम्र थोड़ी ज्यादा लग रही, जैसे मेरी उम्र 30 साल थी। एक उनमें से 45-50 साल का भी लग रहा, लेकिन हूबहू मेरे जैसा। मैंने उनमें से एक से सवाल पूछा, तुम कौन हो? और उसने एक सवाल के कई जवाब दिए। उसने कहा, तुम्हें शायद नहीं पता होगा, तुम अभी अभी आए होगे और तुम्हारी उम्र थोड़ी ज़्यादा लगती है, दाढ़ी भी थोड़ी ज़्यादा है। तुम कितने समय पहले आए? उसने कहा, 1 साल पहले। फिर वो कहने लगा, मैं 20 सालों से यहाँ पर हूँ। यहाँ चल क्या रहा है कुछ समझ में नहीं आता। हम सब एक ही जैसे हैं। हर किसी का नाम नीरज है, हर कोई उसी घर में रहता था, हर किसी की यादें एक जैसी ही हैं, लेकिन हम में से असली कौन है अब तक हम पता नहीं लगा पाए हैं। तुम कब आए? उसने मेरी तरफ इशारा किया। मैंने कहा, मैं कल ही आया था, रात को परसों सोया था और कल मैं यहां पर पहुंच गया। उसने कहा, अच्छा तो तुम सबसे नज़दीकी समय में आए हो, तारीख बताओ। मैंने जो तारीख बताई, हर किसी की तारीख वही थी। हर कोई आईटी कंपनी में काम करता था, नीरज नाम का। रात को सोया,
उसके बाद वो यहां पर था। मैंने इस जगह को ढूंढने में जल्दबाजी दिखाई थी, लेकिन जो मेरा साथी था उसने 1 साल लगा दिया। उनमें से कुछ बताने लगे कि कई 5 सालों तक भटकते रहे थे, लेकिन एक जगह जब हम इकट्ठा हुए हमने ये जाना हर किसी की पहचान एक जैसी है, जैसे हम सब क्लोन हो, या हो सकता है हम सब में से कोई असली हो। मैंने कहा, मैं असली हूं? तुम झूठ बोल रहे हो। वो कहने लगे, हम सबको ऐसा ही लगता है, लेकिन असलियत कोई नहीं जानता। हो सकता है तुम सच बोल रहे हो, लेकिन यहां पर रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। हम मिलकर रहेंगे तभी एक दूसरे को बचा सकते हैं, लेकिन अगर हम अलग अलग हुए, तुमने वहां टंगी वो लाशें देखी, वो कंकाल, वो हम में से एक के कंकाल हैं। और यहां पर तुम्हें जितने भी इंसान देखने को मिलेंगे, चाहे नए या पुराने, हर किसी का नाम एक ही होता है। हमें इसका राज नहीं पता, और ये जंगल का कोई अंत नहीं है। इस जंगल के पार हम नहीं जा सकते, यहां से बचकर बाहर नहीं निकल सकते। कई बार कोशिश हम कर चुके हैं, लेकिन ये असंभव काम है। हम बचने के लिए उस जगह से दूर निकले थे, और यहां पहुंचकर फिर से मायूसी हाथ लगी थी। लेकिन मैंने कहा, मैं रुकूंगा नहीं, मैं यहां से दूर जाना चाहूंगा। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां आपको लगता है यहां से बाहर निकलने का रास्ता है? ये कैसे जंगल हैं? ये इतनी बड़ी जंगली जगह क्या अमेरिका की है, या हो सकता है भारत के कोई जंगल हो? ये मध्य प्रदेश के या छत्तीसगढ़ के जंगल नहीं लगते। आसपास कई लोग थे, हर कोई मायूस, बिल्कुल हमारे जैसा दिखने वाला। लेकिन मैं रुकने वाला नहीं था। वो रात हमने वहीं पर बिताई, और फिर मैं सवाल पर सवाल दागता गया, कुछ ऐसा जहां पर आपको लगा हो कि यहां आगे कुछ हो सकता है। तो उनमें से एक ने कहा, एक चीज है जिस पर हमें हमेशा शक रहा, हम किसी भी दिशा में जाएं, जंगल खत्म नहीं होता, और कभी कभी हम भटक जाते हैं, फिर हम वापस नहीं आ पाते। लेकिन एक तरफ समुद्र है, अंतहीन समुद्र। अब उस समुद्र में अगर कोई नाव बना कर जाता है तो वो वापस नहीं लौटता। उस पानी में शैतान रहते हैं, वो पानी के अंदर खींचते हैं और फिर डुबाकर मार देते हैं। समंदर में तो और भी ज़्यादा खतरा है। मैं समंदर में गया था, हम 6 लोग थे। मैं बड़ी मुश्किल से बचकर आया हूँ, तुम्हें कैसे बताऊँ। ये देखो, मेरी बाजू कटी हुई है, हड्डी टूटी हुई है, टेढ़ी है। उनमें से एक जीव ने मुझ पर हमला किया था। वो जल परियों जैसे हैं, लेकिन मर्द हैं। उनका बड़ा मुंह जैसे किसी शेर का मुंह हो, और वो जब झपट्टा मारते हैं तो लकड़ी तक काट देते हैं। वहां आगे कुछ हो सकता है, लेकिन उनसे बचना असंभव है। मैंने कहा, मैं कोशिश करूंगा। हमेशा के लिए यहां कैद रहना मुझे पसंद नहीं है, चाहे बाहर निकलने के लिए मुझे मौत को गले क्यों न लगाना पड़े। हर कोई मुझे रोक रहा था, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं था। 2 दिन वहां पर नाव बनाने में सबने हमारी मदद की थी। हम इकट्ठे ही उस समंदर के किनारे तक पहुंचे थे, और लगभग आधा दिन लगा था उस गांव से चलकर हमें समंदर के किनारे पहुंचने में। दूर दूर तक बस पानी ही नजर आ रहा था, और कश्ती हमने मोटी बनाई। मैं और मेरा साथी जो घर जाना चाहते थे, लेकिन बाकी कोई भी नाव पर बैठने को तैयार नहीं। लेकिन फिर वो 50 साल वाला नीरज, उसने कहा, मैं पहले भी बच चुका हूं, मुझे पता है कहां पर क्या देखने को मिलेगा। मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। अगर मेरी मौत ऐसे ही लिखी है तो मैं ऐसे ही मरूंगा, लेकिन हो सकता है हम में से कोई एक वापिस घर पहुंच पाए। हमने उस नाव को सुबह सुबह निकाला था, और जंगल में हम पर हमला करने के लिए अलग अलग तरह के जीव आए थे। कोई भी भूत प्रेत नजर नहीं आ रहा। ऐसा लगने लगा था जैसे ये अजीबोगरीब जानवर हैं। जानवरों के साथ की गई म्यूटेशन मुझे नजर आने लगी। 2 सर वाले हाथी, जिनके बड़े बड़े पंजे थे
और सूंड की जगह अलग मुंह लगा हुआ था। इन सब जानवरों से हम रात के वक्त बचे और सुबह सुबह नाव लेकर हम 3 लोग निकले थे। चप्पू चलाते हुए हम उस जंगल से बहुत दूर निकल आए। जब जब धूप पड़ रही थी तब तब ऐसा लग रहा कि ये समंदर को पार करते ही हम एक सुरक्षित जगह तक पहुंच जाएंगे। लेकिन जैसे ही चप्पू चलाते चलाते हम थक चुके थे, धीरे धीरे रात का वक्त होने लगा तो डर बढ़ने लगा। और हमारे पास धातु की तलवारें थीं, हमारे पास धनुष था, क्योंकि वो 50 साल के नीरज ने कहा था जब अंधेरा हो जाएगा तब पानी से ऐसे जीव निकलेंगे जो हमें पकड़ने की कोशिश करेंगे। हमने लोहे की सलाखें अपनी इस नाव के दोनों तरफ लगाई थीं ताकि नाव के ऊपर कोई चढ़ ना पाए। लेकिन हमें क्या पता था, पानी के अंदर जैसे जीव हैं वो अपने पंजों से नाव के किनारों को फाड़ने लगे थे। लोहे की वो सलाखें मजबूत थीं, लेकिन वो खींचकर उन्हें टेढ़ा कर सकते थे। वो उन्हें चबाने की कोशिश कर रहे। ये अजीब से जीव थे, जैसे कोई मछली हो, लेकिन मछली की आंखें होती हैं, धड़ होता है। वो तो एक बड़ा मुंह था जो छलांगे लगाकर नाव के ऊपर आने को कर रहा। अजीब मछलियां थीं वो। लेकिन हम फिर भी रात के वक्त सटे रहे एक दूसरे के साथ। जब हमें लगा 4 पैरों वाली मकड़ी के समान जीव नाव पर चढ़ने वाला है, हम तीर मारकर उसकी आंखों को फाड़ कर रख देते और ऐसे बचते। रात बड़ी मुश्किल से निकाली, लेकिन आखिरकार दिन हो गया और हम नाव चलाते चलाते इतनी दूर निकल आए कि हमें आगे समुद्री पत्थर नजर आने लगे। ऐसा लग रहा था ये कोई टापू हो। हमारी आंखें चमक गई थीं, हमें लगा हम बच गए। लेकिन जब चप्पू चलाते चलाते हम उनके करीब पहुंचे तो वो कोई टापू नहीं था, ना समुद्री तट था। वो छोटे छोटे पत्थर थे जो ऐसे ही जमीन से बाहर निकले हुए थे। हमें वहां कोई टापू नजर नहीं आया, लेकिन एक बड़ा पत्थर था और हमें लगा ये एक टापू के समान है, बहुत बड़ा। उसके ऊपर हरियाली तो नहीं थी, लेकिन फिर भी एक बार हम पैर रखकर देख सकते थे। हम दोपहर तक वहां पहुंचे थे तो हमने यही डिसीजन लिया था, अगर हम रात यहां पर बिताएं तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। और हमने नाव खींचकर उस पत्थर के ऊपर लगा दी ताकि समुद्र से निकलने वाले वो जीव हमारी नाव को तबाह न कर दें। और जब वहां पर हम बैठ चुके थे, रात गुजारना चाहते थे, हमें नहीं पता था वहां हमें क्या देखने को मिलेगा। अंधेरा होने पर हमने कुछ सूखी लकड़ियों की आग जला रखी थी, लेकिन जमीन से हाथ निकलने शुरू हो गए। वो पत्थर के अंदर से हाथ निकल रहे और हमें पकड़ रहे, हमें जकड़ रहे। हमारे पास तलवारें थीं, हमने हाथों को, टांगों को काटा, लेकिन वो कोई जीव नहीं था। इंसानी हाथ, इंसानी टांगें। हम काटते रहे। पूरी रात हमने ये सब किया और हम आराम तक कर नहीं पाए, क्योंकि कोई आराम करता और हाथ हमारा गला घोंट देता तो हम क्या करते। तो हमने पत्थर के कोने पर भटकते भटकते पूरी रात बिताई और जैसे ही सूरज ऊपर हुआ, नाव को हमने पानी में लगा दिया और फिर से चप्पू मारते मारते हम आगे निकलने लगे। उस नीरज ने हमें बताया था कि इतनी आगे तक हम कभी नहीं आए। हो सकता है आगे हमें कुछ देखने को मिले, लेकिन ये कैसी जगह है, हमें कहाँ छोड़ा गया है, और ये कैसी शैतानी जगह जहां ये सब निकल रहा है। जवाब तो किसी के पास नहीं था, लेकिन हम पूरा दिन चप्पू चलाते रहे, बारी बारी, भूखे प्यासे। खाना खत्म हो चुका था, जमीन का इंतजार कर रहे, और हमें आगे समुद्री तट नजर आया। दूर से लगा ये भ्रम भी हो सकता है, लेकिन लहरें हमें उसी तरफ ले जा रही थी। मुश्किल तो हो रही थी, लेकिन थके हुए हम तट तक पहुंचे और आगे हमें घर नजर आए।
देखने में ये जमीन लग रही, साफ तट, और वहां पर पड़ी हुई वो चीजें, बोतलें, ढक्कन, इस चीज को बता रहे थे इंसान, लोग। आखिरकार हम उस जहन्नुम से निकल आए हैं। हम तट पर पहुंचकर आसमान को देखते देखते हंसने लगे थे। आखिरकार हम बचकर निकल आए। अब हम पूछते हैं हम कहां पर हैं, और हम बाकियों की मदद जरूर करेंगे। और ये चल क्या रहा है? हर कोई एक जैसा क्यों है? जवाब का समय आ गया था। हमने कुछ देर वहां पर इंतजार किया कि इतनी बड़ी नाव है, कुछ समय तक कोई ना कोई देखने के लिए आ ही जाएगा, लेकिन कोई नहीं आया और हमें खुद हिम्मत करनी पड़ी। अब दम भी फूला हुआ था, लेकिन फिर भी हमने चलना शुरू कर दिया। चलते चलते हम सबसे पहले आगे वाले घरों तक गए। वहां पर ये हट बने हुए थे जैसे किसी होटल का हिस्सा हो। वहां पर बड़ी बड़ी कुर्सियां भी पड़ी हुई थीं, लेकिन कोई भी नजर नहीं आ रहा था। हमें वहां दुकानें भी दिखीं, बड़ी बड़ी इमारतें भी पीछे नजर आ रही, लेकिन कोई इंसान नजर नहीं आ रहा। सामान बिखरा पड़ा था, अखबार के हिस्से, मैगजीन्स, और हमने कुछ मैगजीन्स उठाई। उसमें जो तारीख थी वो अभी वाली थी, जबकि बाकी सब कह रहे ऐसा संभव कैसे हो सकता है? हम तो 20 सालों से यहां पर हैं और 20 सालों से समय बदला ही नहीं। और मैंने उन्हें कहा, मैं असली हूं, मैं कुछ दिन पहले आया हूं, बता तो रहा हूं। लेकिन हमें सच जानना था, और सच का पता तो यहीं पर लगने वाला था। दुकानों के अंदर गए हम, खाना खाया हमने जो भी पड़ा हुआ था, लेकिन कोई इंसान नजर नहीं आया। हमें लगा शायद सुनामी आई होगी या कुछ ऐसा हुआ होगा कि सब इस जगह को छोड़कर चले गए। फिर जितनी आगे हम ढूंढते गए, कारें वहीं पर मौजूद थीं, खाने का सामान था, हर चीज सड़क पर बिखरी या घरों के अंदर पड़ी हुई, लेकिन इंसान मौजूद नहीं। रात का वक्त हुआ तो हम एक घर के अंदर छिप गए, ये सोचकर कि यहां भी शैतान नजर आएंगे। ये भी ऐसी जगह है जहां शैतानों ने हमला किया होगा। लाश कोई नहीं मिली थी, फिर भी हमें डर था, लेकिन पूरी रात ऐसा कुछ नहीं हुआ। और फिर हमें लगा हम सुरक्षित जगह पर ही हैं, लेकिन हमें आगे बढ़ना होगा, ढूंढनी होगी कोई जगह। और हम आगे बढ़ने लगे। चलते चलते हम बहुत आगे निकल आए थे। वहां शहर का आखिरी हिस्सा, पूरा दिन चलने के बाद हम आखिरी हिस्से तक पहुंचे, और उसके आगे हमें जंगल नजर आने लगा। उस जंगल को देखने के बाद हमारे हाथ पांव फूल गए। पूरा शहर खाली है और उसके आगे फिर से जंगल। सब बिलबिला रहे थे, रो रहे थे। हम जमीन पर गिर चुके थे, घुटनों के बल आ गए थे। यहां से कोई बाहर नहीं निकल सकता क्या? क्या कोई बाहर नहीं निकल सकता? किस जगह लेकर आया गया है हमें? यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर क्यों नहीं आता? मेरे साथी हार मान चुके थे और उनका मानना था ये जगह ज्यादा सुरक्षित है, यहां कोई खतरा नहीं है, खाने पीने का सारा सामान पड़ा है। हम आगे वाले जंगल में नहीं जा सकते क्योंकि जंगल में खतरा है। मैं उनकी बात मानने वाला नहीं था। मैंने कहा, नहीं, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे यहां से बाहर निकलना है। तुम सब नकली हो, मैं असली हूं, मैं तो घर जाकर रहूंगा। फिर से मैंने जंगल में पैर रखा था। दोपहर का वक्त था। जंगल में बिना पत्तियों वाले उन पेड़ों को देखकर ऐसा लग रहा जैसे यहां पर कोई तबाही मची हो, कोहराम मचा होगा। तभी तो हर पेड़ की पत्तियों को जैसे उखाड़ा गया है। लेकिन अगर आंधी भी चली है, पेड़ों की पत्तियों को उखाड़ा भी गया है, तो जमीन पर कहीं तो पत्तियां होनी चाहिए। वहां पत्तियां मौजूद नहीं थीं। मैं जंगल में था
अंधेरा हो चुका था। फिर मुझे कीचड़ से निकला एक जीव नजर आया जो मुझे पकड़ना चाहता था, लेकिन अब मैं भागना नहीं चाहता था। मेरे पास जो भाला था मैंने उसके सर में घुसाना शुरू कर दिया। वो मर नहीं रहा था, लेकिन मैं उसे फाड़ डालना चाहता था। मैंने फाड़ कर उसके 2 हिस्से कर दिए। फिर मैं भाला घुसाता चला गया और उस कीचड़ में तब तक उसे धंसाया जब तक उसने हिलना बंद नहीं कर दिया। फिर मैं रोया था, मैं चिल्लाया था, ये खत्म क्यों नहीं होता? मैं घर क्यों नहीं जा सकता? मैं पेड़ से चिपक कर रोने लगा था, जोर जोर से रोने लगा था। लेकिन फिर कुछ बेहद ही अजीब हुआ। मैंने कभी किसी पेड़ को इतने नजदीक से नहीं देखा था। मैंने आंख उस पेड़ पर लगाई थी और मेरी आंख में जब आंसू आया, मुझे वो पेड़ ज्यादा अच्छे तरह से नजर आ रहा था। जब आप कैमरा लेंस के ऊपर एक पानी की बूंद डालेंगे तो आपको एक लेंस का इफेक्ट मिलेगा। हर चीज थोड़ी बड़ी नजर आती है, जैसे कोई सूक्ष्मदर्शी। तो मेरी आंख में आया आंसू मुझे पेड़ को बड़ा करके दिखा रहा, और वैसे भी मैंने अपनी आंख पेड़ के साथ सटा रखी थी। तो मुझे नंबर नजर आने लगे, पेड़ के अंदर नंबर। मैंने अपनी आंखें मली, फिर मैं देखने की कोशिश कर रहा। जब तक आंख में आंसू नहीं आया तब तक वो मुझे नजर नहीं आया, क्योंकि वो जो नंबर थे बहुत ज्यादा सूक्ष्म थे। फिर मैंने दूसरे पेड़ में ऐसा देखा, फिर तीसरे पेड़ में। अब मेरी समझ में कुछ आने लगा था। यह संभव नहीं है, ये कैसे हो सकता है? हर चीज यहां कोडिंग से बनी हुई है। मैंने जमीन पर भी ऐसा ही किया और मुझे नंबर नजर आए, 1001। बस नंबर से हर चीज बनी हुई। और फिर मेरा दिमाग घूमा, ये सब असली है ही नहीं, सब कुछ नकली है, सिम्युलेशन। क्योंकि मैं एक प्रोग्रामर हूं और इस चीज को समझता हूं, लेकिन हमने कभी सिम्युलेशन बनाई ही नहीं जिसमें कोई इंसान जा सके। ऐसा कैसे संभव है? लेकिन इस पर एक्सपेरिमेंट जरूर चल रहा है। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो काम हम कई सालों में करते हैं वो कुछ सेकंड में करके दिखा सकती है। तो ऐसा तो नहीं इस सिमुलेशन को किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले कंप्यूटर ने बनाया हो? मैंने आंख से नंबर्स को देखा, कोडिंग को देखा और मेरी समझ में आने लगा ये सब एक प्रोग्राम है। मैं इस प्रोग्राम में हूं। मुझे खुद नहीं पता मैं असली हूं या नहीं, लेकिन मेरी पूरी की पूरी याददाश्त मैं महसूस कर सकता हूं। फिर मैंने पेड़ से सवाल करने शुरू कर दिए। मैं सवाल कर रहा था पेड़ से, लेकिन असलियत में इसको जो चला रहा है मेरे सवाल उससे थे। मैं कहाँ हूँ? मुझे यहाँ क्यों फंसाया गया है? ये एक प्रोग्राम है, चाहे मैं किसी भी दिशा में जाऊं मैं इसके अंदर ही रहूंगा। मुझे इससे बाहर निकलना है। मैं इससे बाहर कैसे निकलूं? बताओ कौन हो तुम? मुझे यहाँ क्यों फंसाया गया है? और मुझे जब मैं पानी के अंदर मरने के लिए गया था तब जवाब मिला था। मैं पानी में सांस ले पा रहा और तभी मैं समझ गया ऐसा संभव नहीं है। भूत प्रेत हो सकते हैं लेकिन पानी में हम सांस नहीं ले सकते, ये संभव नहीं। तो मुझे जवाब दो। और मुझे जवाब मिला। तुम्हें जिंदा रखने के लिए इसमें डाला गया है। अगर तुम्हारी कॉन्शियसनेस को इसमें नहीं डाला जाता तो तुम अब तक मर चुके होते। मैंने पूछा, लेकिन ऐसा करने की जरूरत क्या थी? मुझे कैद क्यों किया गया है? और मुझे जवाब मिला, क्योंकि मेरा शरीर खत्म हो चुका है। मैं टूट चुका था। लेकिन फिर मैंने जवाब मांगा, ये कैसे संभव हो सकता है? तो मुझे बताया गया, साल 2020, कोई साल 2020 में बचा ही नहीं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसकी तैयारी
1990 से शुरू की जा चुकी थी। जो भी बचे उनकी कॉन्शियसनेस को कंप्यूटर में डाला गया और इतनी मेमोरी मौजूद थी कि ज़्यादातर इंसानों की कॉन्शियसनेस डाउनलोड की जा सके और उसके ज़रिए इस सिमुलेशन को तैयार किया गया और तुम सिर्फ कैद हो कुछ समय के लिए। फिर तुम्हें ओपन कॉन्शियस वर्ल्ड में डाला जाएगा और इसके बारे में इस बार तुम्हें याद रहेगा। मैं बाहर नहीं निकल सकता था क्योंकि मेरा शरीर साल 2020 में खत्म हो चुका है, जैसा धरती के हर इंसान के साथ हुआ। हम में से कोई भी उस आपदा से बच नहीं सका, लेकिन हमने जिन मशीनों को तैयार किया था उन्होंने हमारी चेतना को ज़रूर बचाए रखा। मैं इस सिमुलेशन के इकलौते भाग में था, जबकि मुझे ओपन वर्ल्ड में दोबारा भेजा जाएगा और मैं ये सच्चाई जानता हूं कि सब कुछ झूठ है। इंसान खत्म हो चुके हैं और उनकी आखिरी यादें इस दुनिया को चला रही हैं। मैंने मांग की कि मैं ये जल्द चाहता हूं। मैं इस जंगल में रहना नहीं चाहता जहां सिर्फ मेरे जैसे ही हैं और मुझे ओपन वर्ल्ड में डाला गया जहां सब कुछ बिल्कुल उसी तरह था जैसे मैं छोड़कर गया था। उस कमरे से मैं उठा जब इंसान खत्म हुए थे। ये उस रात की बात है, तब मैं ऐसे सोया था और फिर मेरा शरीर जिंदा नहीं बचा था, लेकिन मेरी यादें अपने आप स्टोर की गई थी। मुझे वहीं पर दोबारा भेजा गया। सब कुछ वैसा का वैसा ही चल रहा है, लेकिन एक सिमुलेशन में, एक झूठ। आप भी इसी झूठ का हिस्सा हैं, लेकिन इस झूठ में नियम अलग हैं। सच जानना चाहते हो? अपनी आंख पर पानी की एक बूंद डालो और उसके बाद ढूंढो किसी पेड़ को। उस पेड़ को करीब से देखो। अगर तुम्हें 1001 नंबर नजर आते हैं तो समझ लो तुम असल में एक सिमुलेशन वर्ल्ड में जिंदा हो। असलियत में तुम्हारा शरीर खत्म हो चुका है। डर तो नहीं रहे? एक बार कोशिश करके तो देखो।